Assalamualaikum. Today we are going to read class 9 bio chapter number 2 homeostasis. अब हमारे पास होम्योस्टेसिस की मीनिंग क्या है? होमो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टे, सो स्टे सेम. होम्योस्टेसिस की हमारे पास ये मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करना. अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि which maintain internal body condition despite change in external condition environment. अब ये होम्योस्टेसिस क्या है? जो मेंटेन करता है इंटरनल बॉडी कंडीशन डिस्पाइट चेंज इन, कि बाहर अगर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो अंदर वो नहीं मतलब सेम इन्वायरमेंट रहेगा. अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसके हिसाब से वो मेंटेन करेगा. जैसे एज वी ऑल नो दैट हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. और हमें ये भी पता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, और अगर लो मतलब टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. अब हमारे पास पीएच ऑफ ब्लड, हमारे पास जो पीएच ऑफ ब्लड है वो है 7.35. ये हमारी नॉर्मल पीएच है ब्लड की. अब अगर हमारे पास इसमें चेंज आ गया पीएच में ब्लड की, तो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट होगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी उससे अफेक्ट होगा, और वो मतलब अपना सही से काम नहीं कर सकते. नाउ अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है. हमारे पास इंट्रोडक्शन है. द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज इंटरनल इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स H2O क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो इसके इंटरनल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. जैसे वाटर क्वांटिटी H2O मीन, डिफरेंट सॉल्यूट मतलब सॉस, प्रोटीन, लिपिड्स, इनकी क्वांटिटी, और टेम्परेचर. जैसे इंटरनल हमारे पास जो कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन, वो हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगी. अगर हमारा ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमें बुखार हो जाएगा. कम टेम्परेचर हो गया हमारे इंटरनल तो फिर हमें सर्दी, शिवरिंग होगी बहुत ज़्यादा. तो इसका ये मतलब है. For proper metabolic functions, body require all these condition at particular level. अब इसमें हमें ये बताया गया है कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी जो अगर प्रॉपर फंक्शन करना चाहती है तो उसके लिए उसको रिक्वायर है इन सारी चीज़ों का एक सर्टन लेवल पे होना, एक पर्टिकुलर लेवल पे होना, उसकी सेट पॉइंट पे होना. So homeostasis is the set of metabolism which maintain internal environment of an organism within suitable limits. So homeostasis हमारे पास सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मतलब एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म का, उसकी सेट पॉइंट पर लाने में मदद करता है. वाई शुड द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन कांस्टेंट. अब हमें सवाल पूछा जा रहा है कि हमारा जो इंटरनल कंडीशन है वो हमारी कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए. तो इसका जवाब सिंपल है, ताकि हम प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग हो सके, हमारे इंटरनल कंडीशंस अच्छी हैं, हम प्रॉपर फंक्शनिंग करें. तो इसमें भी देख लेते हैं. Let's take the example of temperature. The temperature of external environment continuously change during the day, but the enzyme work within a certain range of the temperature. Therefore, the living organism must keep their internal temperature within this range. Organism maintain internal condition by feedback mechanism. How body maintain homeostasis by feedback mechanism. अब इसमें हमारे पास ये कहा गया है कि अगर टेम्परेचर बाहर का जैसा भी हो, हमारी बॉडी एक सर्टेन टेम्परेचर पे वर्क करती है. जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि एंजाइम अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो डीनेचर हो जाते हैं, कम हो तो फिर उस पर लो एक्टिविटी पे काम करते हैं, लो एक्टिविटी हो जाती है एंजाइम्स की. सो बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर विद इन रेंज होना चाहिए. और ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो अपना जो इंटरनल कंडीशंस है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए मेंटेन करते हैं. अब हम ये समझते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है. फीडबैक मैकेनिज़्म जो हमारे पास है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का.
मतलब वो चेक करता है पहले और फिर बैलेंस करता है, फीडबैक मैकेनिज़्म। और हमारी बॉडी जो होम्योस्टेसिस है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए मेंटेन करती है। अब हम इसमें बुक में देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले रिसेप्टर्स, फिर कंट्रोल सेंटर, करेक्टिव मैकेनिज़्म एंड दिस एंड दिस। अब हम इसको बाय बाय समझते हैं कि ये होता क्या है। रिसेप्टर, अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करते हैं कि हमारी क्या चेंज आया है हमारी बॉडी में, कि सेट पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चले गया है वो चेंज या सेट पॉइंट से ज़्यादा नीचे चले गया, और वो फिर जाके कंट्रोल सेंटर को मतलब कंट्रोल सेंटर को बताता है। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है? ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन क्या करेगा? कमांड देगा अफेक्टर्स को, यहाँ अफेक्टर्स लिख देते हैं, बहुत गंदा लिखा है लेकिन फिर भी ये ब्रेन कमांड देगा अफेक्टर्स को और ग्लैंड्स एंड मसल को कि जल्दी से रिस्पॉन्स क्रिएट करो कि और इसको सेट पॉइंट पर लाओ। और फिर ये करेक्टिव मैकेनिज़्म, फिर कंडीशन बैक टू नॉर्मल। फिर जो कमांड होगी उससे सारे मतलब जो भी अंदर कंडीशंस होंगी उसकी सेट पॉइंट पर लाने के लिए फिर हमारे पास कंडीशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, इंक्रीज़ बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीज़, नॉर्मल सेट पॉइंट आ जाएगा। ये सारा हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म है। नाउ मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ उसकी। एग्जांपल, अगर ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है तो रिसेप्टर एक स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन एक कमांड देता है पैनक्रियास को कि पैनक्रियास जल्दी से जल्दी इंसुलिन रिलीज़ करे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है। फिर इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी और फिर जो ग्लाइकोजन है वो लिवर और मसल में स्टोर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। इस बुक में तो नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो टाइप हैं फीडबैक मैकेनिज़्म की, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। अब हम आपको इसको समझाते हैं डिटेल में। अब हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक की ये एग्जांपल है, जैसे कि आप पॉजिटिव फीडबैक की ये एग्जांपल है कि जैसे सपोज़ आपके हाथ में कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ होगी ब्लड क्लॉटिंग, और वो होता क्या है, वो प्लेटलेट्स होते हैं जो आके ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहे होते हैं। अब हमारी इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक से। चलें, अब आपको जैसे इंजरी होती है, अब रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलाई क्रिएट करेंगे कि यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये ब्रेन को जाके देंगे स्टिमुलाई। फिर ब्रेन क्या रिस्पॉन्स कमांड देगा कि ब्लड क्लॉटिंग को जल्दी से जल्दी रोकें और प्लेटलेट्स रिलीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह। फिर प्लेटलेट्स आएंगे और यहाँ ऐसे करके कुछ जमा हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपकी ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल है। अब हम इसको पता कैसे लगाएं कि ये पॉजिटिव फीडबैक ही है, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे? हम पता ऐसे लगाएंगे कि ये पॉजिटिव फीडबैक की ही एग्जांपल है। ये इसमें स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ब्रेन ने कमांड दी कि प्लेटलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें, तो प्लेटलेट्स रिलीज़ भी हुए और वो आए भी, तो ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स एक ही डायरेक्शन में, तो हम इसका ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब हम नेगेटिव फीडबैक पढ़ते हैं। नाउ नेगेटिव फीडबैक पढ़ते हैं। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में सबसे ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि ये 98% होता है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ नेगेटिव फीडबैक में स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। स्टिमुलाई एक तरफ से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन रिस्पॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमारी जो रिसेप्टर स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर जैसे हमें बुखार हो जाता है या कुछ भी, तो फिर हमारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो ब्रेन को स्टिमुलाई देते हैं
कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है, तो ब्रेन क्या कमांड देता है कि इसको जल्दी से जल्दी कम करो। तो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन कि स्टिमुलाई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ब्रेन क्या कमांड दे रहा है कि इसको कम करो। ठीक है, वैसे ही यहाँ एग्जाम्पल क्या थी कि इससे बोलते स्टिमुलाई था कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो ब्रेन ने भी क्या कमांड दी थी कि यस प्लेटलेट हमें रिलीज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम दोबारा चलते हैं बुक के पेज पर। अब आपको ये सारा मैकेनिज़्म समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। जैसे इसमें कि लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, और वो क्या मतलब उसमें क्या मैकेनिज़्म होता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि नाउ देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। नंबर 1 इज़ ऑस्मोरेगुलेशन. It is the maintenance of internal water and salt condition by osmosis. अब इसका मतलब ये है कि जो है वाटर और सल्यूट की जो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन होती है इनसाइड आवर बॉडी, उसको मेंटेन करता है ये ऑस्मोरेगुलेशन और थ्रू ऑस्मोसिस। अब हमारे पास 3 टाइप के मतलब कंडीशंस होती हैं। 1 इज़ हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। हाइपरटोनिक में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और सॉल्यूट की ज़्यादा होती है। आइसोटोनिक की बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। नाउ आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक इन 9th क्लास, अगर आप थोड़ा याद करें। नाउ हमारे पास आता है थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विदिन द सुटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिमली। नाउ इसका ये मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर जो हमारा होता है उसको मेंटेन करना, उसको सेट पॉइंट पर लाना। अब ये होता कैसे, हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। जैसे कि हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट है बॉडी का। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन है ना, उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है जो कि थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी है। ये ही ज़्यादातर हेल्प करता है बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो आपको जैसे कि पता है कि इसमें ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल होगा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर बॉडी का टेम्परेचर कम करने का ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक्सक्रीशन। कहाँ गया ये रहा। The process where metabolic toxic waste or excess metabolic substances from the body, i.e. NH3, urea or uric acid, gum, latex, etc. ना excretion, इसमें हमारे पास ये जो 3 हैं और ये 3 एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं, और ये 3 जैसे ह्यूमंस में होते हैं, कुछ एनिमल्स में, ये एनिमल्स में होते हैं, ये प्लांट्स में होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें ये बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस, जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट होता है और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है, उसको बॉडी से निकालने का प्रोसेस जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। नाउ NH3 का मतलब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, यूरिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बीच मतलब यूरिक एसिड से ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और अमोनिया यानी NH3 ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है। क्योंकि NH3 को हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं।
NH3 जो है उसको 500 ml वाटर की नीड होती है कि वो बॉडी से बाहर निकल सके। और जो हमारे पास यूरिया है उसको 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है कि वो बॉडी से बाहर निकल सके। और जो यूरिक एसिड है इसको सिर्फ 10 ml की ज़रूरत होती है कि वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये सारा आपको बस आई होप मैं जब भी बोल रही हूँ उसे कि आपको ये सारा समझ आ सके। नाउ अब हम दोबारा उसी पेज पे चलते हैं। सो आप आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। सो हम नाउ अब ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।